हेलो बच्चों। तो हमने आपका कल पढ़ लिया था सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम करते बेटा आपकी सेल की स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है ना, मतलब जितनी भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है अलग अलग सेल में, वो सारी मैंने यहाँ बना रखी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर लेयर से। किससे बात करेंगे? आउटर लेयर। तो देखो बाहर एकदम सबसे पहले आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा, इसमें 3 लेयर होती है। कितनी होती है? 3 लेयर। इन तीनों लेयर्स को मिला के हम बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं बेटा? सेल एनवेलप। जो आपकी सेल एनवेलप होती है, इसकी हर लेयर अलग अलग फंक्शन करती है और कुल मिला के ये सिर्फ एक काम करती है, प्रोटेक्शन। क्या करती है? प्रोटेक्शन। तो नोटिस करो, हमारा जो बैक्टीरिया है, इसे कितनी मेम्ब्रेन है हमारे पास? 3। तीनों को मिला के क्या बोला गया? सेल एनवेलप। तीनों लेयर क्या करती है? अलग अलग फंक्शन, और टोटल फंक्शन इनका क्या होता है? हमेशा प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो देखो सेल एनवेलप में कौन कौन सी लेयर आती है। सबसे पहली जो लेयर होती है बाहर की, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का मतलब ये है कि इसकी कोई केमिकल कंपोजिशन, ये किसी एक केमिकल से बनी हुई है। केमिकल क्या होते हैं बेटा? इनमें लिपिड्स होते हैं, ठीक है। लिपिड्स और ग्लूकोज होती है। तुम इतना याद रखो अभी के लिए कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है उसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। ग्लाइकोकैलिक्स अपनी कंपोजिशन की वजह से, मतलब कितना लिपिड है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, इस कंपोजिशन की वजह से 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। पहला स्लाइम, दूसरा कैप्सूल। अगर वो आपको थोड़ी लचीली मिलेगी तो उस ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोल देंगे? स्लाइम लेयर। अगर वो थोड़ी हार्ड देखने को मिल जाएगी तो हम उस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोल देंगे? कैप्सूल। क्या बोल देंगे? कैप्सूल। तो देखो पहली लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। स्लाइम और कैप्सूल फॉर्म में पाई जा सकती है बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड जो हमारी मेम्ब्रेन है वो है आपकी सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल क्या फंक्शन करती है? सबसे पहले ये जो आपका प्रोकैरियोटिक है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरा, ये जो बड़े बड़े मैक्रो मोलिक्यूल, मतलब बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं, उनकी एंट्री को आने से रोकती है। क्या करती है? एंट्री प्रिवेंट करती है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, और तीसरी जो सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन। देखो होता ये है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन इंटरनली, देखो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, समझ आ रही है? वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन है। और नोटिस करो इस सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ निकल के आ रही है। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। तो हम कहेंगे हमारे सेल के अंदर कुछ सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पाई जाती है इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। इन सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन को हम कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं बेटा? मीजोसोम। तो मीजोसोम क्या होता है? अगर तुमसे पूछ ले कोई मीजोसोम क्या होता है, तुम कहोगे मीजोसोम्स आर सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। कहां पे बेटा? टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म या इनसाइड द सेल। देखो एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज बाहर निकले, तो बाहर की तरफ भी तो निकल सकती है ना, या फिर अंदर की तरफ निकल सकती है, तो एक्सटेंड कर देना। तो ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड कहां रखी बेटा? अंदर की तरफ। क्या बोल दिया गया इसको? मीजोसोम। क्या बोल दिया गया बेटा इसको? मीजोसोम। आपकी जो मीजोसोम होते हैं ये 3 तरह के एक्सटेंशन बनाते हैं। कितने एक्सटेंशन बनाते हैं? 3। पहला तो ये सेल मेम्ब्रेन अगर अपने आप को मीजोसोम बना रही है तो ये ट्यूब की फॉर्म में बना सकती है, ये अपने आप को वेसिकल की फॉर्म में भी बना सकती है, ये अपने आप को लैमिले की फॉर्म में, लैमिले होते हैं बेटा इस तरीके से डिस्क शेप की स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लैमिले। तो देखो मीजोसोम कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। पहला ट्यूब्यूल फॉर्म, दूसरा वेसिकल फॉर्म, तीसरा लैमिले। और ये एक्सटेंशन किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म या इनसाइड द सेल। कम्युलेटिव इनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोसोम। एनसीईआरटी लिखती है मेसोसोम का फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सीधा लिख रखा है। दूसरा लिख रखा है सिक्रेशंस, सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ऐसे मिक्सचर ऑफ क्या लिख रखे हैं? फंक्शन लिख रखे हैं। हम उनको एक एक पढ़ते हैं। आपके मेसोसोम अगर ट्यूब्यूल में है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में है, तो वो करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करते हैं बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। अगर मेसोसोम वेसिकल फॉर्म में है तो सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर कोई भी सामान बन रहा है, उस सामान को अपने अंदर भर के बाहर की तरफ सिक्रेट आउट कर देना। क्या कहलाता है? सिक्रीशन। अगला देखते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन। एक लॉजिक लगाओ, अगर आपकी सेल वॉल 2nd नंबर पे पाई जा रही है और आपके प्रोकैरियोट को खुद ब खुद सेल वॉल बनानी है,
तो सामान कहाँ से जाएगा? अंदर से। कहाँ से जाएगा? अंदर से। इस सामान को बाहर पहुंचाने का मतलब इसको बाहर जमा करने का काम किसका होता है? आपके वेसाइकल। किसका होता है बेटा? आपके वेसाइकल। तो देखो ट्यूब्यूल क्या करती है? डीएनए रेप्लिकेशन। वेसाइकल क्या करते हैं? सिक्रेशन। और दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन। तीसरा लिखते हैं बेटा जो आपका लैमिले होता है, आपका मेसोजोम जब लैमिले फॉर्म में होते हैं तो लैमिले आपका रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन। और ये लैमिले देखो, मान लो एक ही सीधी लाइन है बेटा, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है या फिर इस लाइन का ज्यादा है, नीचे वाली लाइन, तो होगा क्या? आपके जो लैमिले है ये इस तरीके से पाई जाती है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन तो हो, और रेस्पिरेशन क्या हो जाता? कैसे हो? सरफेस एरिया इंक्रीज करके। क्या इंक्रीज करके? सरफेस एरिया इंक्रीज करके। तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर एक्सटेंशन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर एक्सटेंशन। नाम क्या है इनका? मेसोजोम। क्या है बेटा? मेसोजोम। मेसोजोम कितने टाइप में पाए जा सकते हैं? 3, ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लैमिले। ये ट्यूब्यूल का फंक्शन, ये वेसाइकल का, ये लैमिले का फंक्शन। क्लियर? अब देखो हमारे पास एक और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन पाई जाती है, इसका नाम होता है बेटा क्रोमेटोफोर। क्या होता है? क्रोमेटोफोर। ये भी ट्यूब्यूल के फॉर्म में अंदर की तरफ पाई जाने वाली एक्सटेंशन है। अंतर क्या होता है इसमें? क्रोमेटो मतलब कलर, फोर मतलब एक स्ट्रक्चर जो कलर लेके बैठी हुई है। इसके ऊपर इस क्रोमेटोफोर को नाम इसलिए दिया गया कि ये ट्यूब्यूल अपने ऊपर कलर्ड पिगमेंट लेके बैठी है। क्या लेके बैठी है बेटा? कलर्ड पिगमेंट। मतलब ट्यूब्यूल फॉर्म में तो ये भी है और ये भी है, अंतर क्या है इन दोनों में? इसके ऊपर क्या है आपके? कलर्ड पिगमेंट। क्या है? कलर्ड पिगमेंट। इसलिए क्या नाम बोल दे इनका? क्रोमेटोफोर। क्या बोला गया भाई? क्रोमेटोफोर। अब समझो ये तो था आपकी जो मेम्ब्रेन्स थी और ये जो था आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। अब हम बात करेंगे इसके अंदर पाई जाने वाली और स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला बेटा आपके पास इस तरीके से, इसका नाम भी लिखा था आपके प्रोकैरियोट्स में जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो मटेरियल इनका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे अपने बच्चे में जाता है उसको हम बोलते हैं डीएनए। जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, इनके अंदर भी क्या होता है? डीएनए या फिर क्रोमोसोम। बेटा इनमें आपकी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, इसलिए इनका जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है खुले फॉर्म में। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड आपके प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म का वो एरिया है जहां पे आपको क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा आपको? क्रोमोसोम। तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम वाला पोर्शन जहां पे आराम से पड़ा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब देखो एक और स्ट्रक्चर मिल रही है आपको, सर्कुलर स्ट्रक्चर मिल रही है। बेटा इस सर्कुलर स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब ये तो आपका वो डीएनए है जो क्रोमोसोम में पाया जाएगा, जो एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में पहुंचेगा। ये आपका वो डीएनए है जो क्रोमोसोम के अलावा भी कहां पड़ा हुआ है? आपके साइटोप्लाज्म। इसका फंक्शन क्या होता है? वैसे तो हम 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो प्लाज्मिड का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तुम इतना याद रखो, प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया को, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब समझना इसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कई बार हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो आपके किसी किसी केमिकल से, जिसे हम एंटीबायोटिक क्या होते हैं बेटा? ऐसी मेडिसिन, ऐसे केमिकल्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमें नहीं, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मार सके। और बैक्टीरिया की तो देखो, बैक्टीरिया अगर तुम्हारी बॉडी में घुस गया और वो अपनी ग्रोथ कर रहा है तुम्हें बीमार करेगा, तो हम क्या लेंगे? एंटीबायोटिक। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये भी क्या है? इसके अंदर भी क्या है? डीएनए। तो इसका जो डीएनए है, ये जो प्लाज्मिड है, इसका डीएनए अपने कुछ ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि अगर आप एंटीबायोटिक्स पे डालते हैं ना तो उस एंटीबायोटिक को काम ही नहीं करने देगा। मतलब अगर ये हमारा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, हमने इसको मारने के लिए क्या डाली? एंटीबायोटिक। इसका जो प्लाज्मिड है ये भी डीएनए है। डीएनए क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन। पढ़ा होगा ना 10th में, डीएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा कि जो आपकी एंटीबायोटिक डाली गई है ना उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। जब एंटीबायोटिक ही टूट गई है तो जो आपका बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं। इस टर्म को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर जाना, बच जाना। कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड है क्या? ये जो क्रोमोसोम और डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाता है, इसके अलावा पड़ा हुआ एक डीएनए मटेरियल, जेनेटिक नहीं, एक डीएनए मटेरियल, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। इतना क्लियर हुआ? ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास इस तरीके से, पहले तो ये देखिए, हमारे पास इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रक्चर और पाई जाती है बेटा। इसको मैं बड़ा करके बनाऊं तो जिस तरीके से देखने को मिलेंगे।
इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन बढ़ के आओगे, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में काम करता है। किसमें काम करता है बेटा? प्रोटीन फॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब कुछ टुकड़े पड़े हुए होते हैं। क्या पड़े होते हैं? टुकड़े। और ये जो टुकड़े हैं इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन का मतलब छोटी छोटी बॉडीज जो अपने अंदर कुछ सामान रख के बैठे होंगी। क्या रख के बैठे होंगी? सामान। इनके बारे में पहली बात बेटा, ये करती हैं आपके कुछ मटेरियल स्टोर। क्या करती है? कुछ मटेरियल स्टोर। इसके अलावा बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे एक गोला सा पड़ा हुआ है उसके अंदर सामान स्टोर है। इंक्लूजन बॉडीज कैसे मान के चलो, मान लो मैं तुम्हारे यहाँ पे कागजों का ढेर लगा दूं, यहाँ पे पत्तियों का ढेर लगा दूं, तो मैंने कागजों का ढेर लगाया हुआ है बेटा, कोई उसकी बाउंड्री थोड़ी ना है, पर बस कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पे पत्तियां फेंकी हुई है, पत्तियों का एक ढेर है ना, टुकड़े फेंके हुए, एक बाउंड्री तो नहीं है ना। ऐसे ही होती है आपकी इंक्लूजन बॉडीज। क्या होती है? इंक्लूजन बॉडीज। ये क्या करती है? मटेरियल स्टोर करती है। क्या करती है? मटेरियल स्टोर। मान लो मैंने इस कमरे में यहाँ पे कागजों का ढेर लगा रखा है, यहाँ पे पत्तियों का, यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स का ढेर लगा रखा है, ठीक है, बाउंड्री उनको कुछ है नहीं, तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारी स्टोरेज है इस कमरे में किस किस चीज की? कहीं पे पत्तियों की, कहीं पे कागजों की, कहीं पे चॉकलेट्स की। ऐसे ही आपकी इन बॉडीज को हम बोलते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब कुछ रखने वाली बॉडीज जो कि कैसी होती है? आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या करती है? मटेरियल को रिजर्व, रिजर्व मतलब समेट के रखती है। क्या क्या हो सकता है? अगर आपके बैक्टीरिया ने फोस्फेट के टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फोस्फेट के इंक्लूजन बॉडीज। अगर उसने ग्लाइकोजन के टुकड़े रख रखे हैं तो किसके बोलेंगे? ग्लाइकोजन के इंक्लूजन बॉडीज। और मान लो बेटा उसने एक केमिकल, एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जिसका नाम है साइनोफाइसिन। क्या है? साइनोफाइसिन। इसके टुकड़े रख रखे हैं ना, तब ये आपको इंक्लूजन बॉडी जो देखने को मिलेंगी ब्लू कलर की मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? ब्लू कलर। मतलब जो ग्रेन्यूल, जो टुकड़े, जो मटेरियल हम रिजर्व रखना चाह रहे हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? फोस्फेट, ग्लाइकोजन या फिर साइनोफाइसिन। मैंने आपको एक बात बोली थी, बैक्टीरिया में जो भी पाया जा सकता है ना, मैं सब पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब किसी में ये भी मिल सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं, तीनों भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है। और ऐसे ही किसी में स्लाइम लेयर भी मिल सकती है, किसी में कैप्सूल। मिलेंगी एक ही, पर स्लाइम भी मिल सकती है और कैप्सूल भी मिल सकती है। अब समझो, देखो हमने क्या क्या देख लिया? राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, आपका प्लाज्मिड, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर, इंक्लूजन बॉडीज भी देख ली। अब हम देखते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और एक्सटेंशन। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन थी, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन थी, पर ये कैसे थी? अंदर की तरफ थी। कहाँ थी? अंदर की तरफ। अब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और एक्सटेंशन देखने को मिलती है जिसका नाम है फ्लैजिला। क्या नाम है बेटा? फ्लैजिला। फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ होता है। कहाँ निकला होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। देखो मैंने एक लाइन लिखी है, ये जो एक्सटेंशन है ये ये जो एक्सटेंशन है ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। किसकी है? ये एक्सटेंशन तो सेल मेम्ब्रेन की है। एंड फ्रॉम सेल वॉल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सटेंड होना चाहती है, तो एक्सटेंशन किसकी है? पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और निकल के कहां से आ रही है? सेल वॉल के अंदर से निकल के आ रही है। मतलब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने अपने आप को बाहर एक्सटेंड करा, ये क्या थी? आपकी सेल वॉल। ये इसके बीच से निकलती हुई कहां आ गई? आपकी बाहर की तरफ। तो फ्लैजिला क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्रॉम मतलब निकल के कहां से आई है? पूरी बाहर सेल वॉल से। ये बात समझ आई? अब आपका जो फ्लैजिला होता है इसका कॉमन फंक्शन होता है बेटा आपका मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। ये आपके जो आपका बैक्टीरिया होता है या आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये लोकोमोशन में, याद करो लोकोमोशन में हमने फ्लैजिला पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था? जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे होते हैं बेटा, ये सेल है, सेल के ऊपर ऐसे फ्लैजिला होता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है और घूम के ये जो आपकी सेल है इसकी मूवमेंट कराता है। अब आपको जो फ्लैजिला होता है बेटा, इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है इसका बेसल बॉडी। क्या होती है? बेसल बॉडी। फिर होती है हुक और फिर होता है इसका फिलामेंट। देखो ये जो आपको ये जो एंकरिंग पॉइंट दिख रहा है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से आपका ऐसे निकला हुआ है आपका फ्लैजिला। तो जो ये पॉइंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ है इसे हम बोलेंगे बेसल बॉडी। क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के जस्ट अगला पार्ट आपका होगा हुक। क्या होगा? हुक। तो बेसल बॉडी तो अटैच्ड है, अटैचमेंट के बाद थोड़ा सा पार्ट जो बाहर निकला उसे हमने क्या बोला? हुक। और इस हुक के बाहर एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसे हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो देखो फिलामेंट मूव करता है। कौन मूव करता है? फिलामेंट। लेकिन उसको अंदर जोड़ने के लिए कौन काम आते हैं? बेसल बॉडी एंड कौन आते हैं? ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपकी दो स्ट्रक्चर्स और पाई जाती हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। एक होती है सीलिया। सीलिया क्या होती है बेटा? आपके पूरे के पूरे
जो आउटर लेयर होती है उस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया जो होती है ये आपकी एंकरिंग में काम करती है। एंकरिंग का मतलब अगर आपके बैक्टीरिया बेटा ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है अगर आपके बैक्टीरिया उसमें घुसे हुए हैं, पानी में घुसे हुए हैं, तो वो अपने आप को किसी जगह चिपकाने के लिए, एंकर करने के लिए, मतलब अपनी जगह रोकने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? सीलिया। किसकी हेल्प लेते हैं बेटा? सीलिया की। तो सीलिया के थ्रू वो अपने आप को चिपका के रखते हैं ऐसे सरफेस पे। उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? एंकरिंग। क्या बोलते हैं? एंकरिंग। CHORING, एंकरिंग। ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक और स्ट्रक्चर होती है, पिल्लाए। क्या होती है? पिल्लाए। पिल्लाए क्या होती है? ये आपका मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से निकलता हुआ एक लंबा सा स्ट्रक्चर। ये जो पिलाई होती है, आपके बैक्टीरिया बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो जब आपके दो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो जो ये पिल्लाई होती है ना, ये दोनों पिल्लाई कनेक्ट होती है और आपका जो मटेरियल है वो घूम के दूसरे किस में चला जाता है? आपके बैक्टीरिया में चला जाता है। तो पिल्लाई किस में काम आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। 12th में ना कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वहां पे जब कंजुगेशन टर्म आएगी ना, तो कंजुगेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेल्प कौन करता है उसमें? पिल्ला। कौन करता है आपका? पिल्ला नहीं, पिल्ला। कौन करता है? पिल्ला। ठीक है, तो देखो ये था आपका बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। जितना भी आपके एनसीईआरटी में थ्योरी लिखी हुई है वहां से कंप्लीट होती है। एक शब्द और देखते जाओ, सेल एनवेलप जो होती है ना, समझो मेरी बात जो मैं कह रही हूँ। आपकी जो सेल एनवेलप होती है इसकी केमिकल कंपोजिशन देखो। सेल एनवेलप में क्या क्या आता है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इतना याद रखो, ग्लाइकोकैलिक्स की केमिकल कंपोजिशन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स की केमिकल कंपोजिशन के बेस पर आपके बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ नहीं है, हमने क्या करा था, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लिए, उनको बाइफर्गेट करने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, या फिर किसके क्या फंक्शन है किसके क्या फंक्शन है। सबसे पहले उनको उसकी मेम्ब्रेन के बेस पे डिवाइड करा। कैसे? हमने एक डाई डाली, ग्राम डाई। नाम क्या था उसका? ग्राम डाई। वो पर्पल कलर की होती है। हमने क्या करा, आपके बैक्टीरिया पर ऐसे नहीं डालते बेटा, हाथ में पकड़ के आपकी स्लाइड लेते हैं, बैक्टीरिया लगाते हैं उसमें, हम एक पर्पल कलर की डाई डालते हैं। पर्पल कलर की डाई डालने के बाद हम उस पर डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद जिस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन ने पर्पल डाई को रख लिया, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन किस लिए डाला था? ताकि कुछ बह जाए। जो उस डाई को रिटेन रख गई जो मेम्ब्रेन, उसको हमने बोल दिया, उन सारे बैक्टीरिया को हमने क्या बोल दिया? ग्राम पॉजिटिव। और जब हमने डाई डालने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो डाई, वो आयोडीन सॉल्यूशन जिस डाई को बाहर के निकाल के ले गया, मतलब जो पर्पल कलर के नहीं दिखे, जिसकी मेम्ब्रेन से सारी डाई निकल गई, उनको हमने क्या बोल दिया? ग्राम नेगेटिव। किस वे से बोला? जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना बेटा, इसमें मैंने अभी बताया था कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होता है? लिपिड्स। इनकी अपनी कंपोजिशन होती है, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। तो जिसमें ज्यादा है वो डाई को पकड़ के रखेंगे, जिनमें कम है वो डाई को जाने देंगे। तो आपके सेल एनवेलप के बेसिस पे आपके बैक्टीरिया कितने पार्ट में डिवाइड करे हमने? दो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। मतलब क्या है इसका? एक ग्राम डाई थी, डाई ग्राम नहीं थी, जो बंदे ने करा था उसका नाम था, तो एक ग्राम डाई थी, पर्पल कलर की थी, तुमने डाली, ये बैक्टीरिया इसमें भी पर्पल डाल दिया, ये बैक्टीरिया इसमें पर्पल डाल दिया। अब दोनों को किसमें भिगो दिया? आयोडीन सॉल्यूशन में। आयोडीन सॉल्यूशन डाई को लेकर अगर निकल गया तो वो सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए? ग्राम नेगेटिव। जो डाई को रिटेन रख गए, अपने अंदर रख गए, वो सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए? ग्राम पॉजिटिव। बेटा ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी भी बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होने का। इससे ना आप ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को बहुत इजीली अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कितने ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया अपने पास, सबको अलग अलग करने के लिए सबसे पहला पैरामीटर हमारा ये था कि क्या तो ग्राम पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हमें उसके बाद ये पता चला कि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है उनमें कुछ तो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है और कुछ ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल नहीं। ये सारा हमें किससे पता चला था? आपके सबसे पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बेनिफिशियल है, नेगेटिव्स आर नॉन बेनिफिशियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। ठीक है, तो कल हम बाकी आगे पढ़ेंगे।